हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज, जिसमें मैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चन बता रही हूं। ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं क्योंकि एग्जाम आपके नियर हैं। इन क्वेश्चंस को लेकर आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इसकी पूरी सीरीज चलेगी। अभी तक मैं क्वेश्चन जो बता चुकी हूँ केस के नंबर 10 तक बता चुकी हूं। आज उससे आगे का क्वेश्चन 11 बताऊंगी। टोटल 5 क्वेश्चन बताऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहना। कहीं पर भी जाकर केस स्टडीज की प्रैक्टिस करना मत, यहां पर आ जाना और आराम से 10 मिनट में 5 केस को समझ लेना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 11 के साथ। चलो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से केस को पढ़ लो। यदि पढ़ना नहीं है तो मैं बोल रही हूँ उसे समझ लो। मीता है सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस इन बीकानेर। ठीक है ना, मीता थी जो उसका सक्सेसफुल बिजनेस था। कहाँ पर? बीकानेर में। उसकी जो फर्म थी उसका नाम था स्मार्ट फ्लेवर। हर आइसक्रीम आर अटरली डिलीशियस। उसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। शी मेक आइसक्रीम फॉर फ्रेश मिल्क एंड द सेम आर अवेलेबल टू द वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर एंड पैक्स। मतलब उसकी जो आइसक्रीम थी वो बिल्कुल फ्रेश थी, साथ ही साथ उसकी बहुत तरह तरह की आइसक्रीम्स वो बनाती थी। अब शी सेट वाइबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड वर्क विद द सेम इन माइंड इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द कस्टमर विल कम बैक एंड परचेजिंग। ठीक है, उसने इस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कि कस्टमर आए और उसके आइसक्रीम को खरीदे। हैविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज हर बिजनेस वाज डूइंग वेल। ठीक है ना, उसका शुरू में तो बिजनेस अच्छा चला। टू अर्न हायर प्रॉफिट शी स्टार्टेड कटिंग डाउन द कॉस्ट। ठीक है ना, उसने सोचा कि अब मुझे अच्छा प्रॉफिट हो, इसके लिए उसने जो कॉस्ट थी आइसक्रीम की उसको कटिंग डाउन कर दिया। दिस वुड समटाइम लीड टू डिले द डिलीवरी एंड द आइसक्रीम वॉज नॉट रीचिंग द मार्केट ऑन टाइम। अब उसने जब प्राइस कम करने की कोशिश करी तो दूसरी जगह से भी उसके खर्चे बढ़ गए। इससे हुआ क्या, जो उसकी आइसक्रीम थी टाइम पर मार्केट में नहीं पहुंच पाई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द डिमांड ऑफ हर आइसक्रीम डिक्लाइन एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर एंटर इन द मार्केट शी लॉस्ट सम ऑफ हर मार्केट। मतलब क्या हुआ, ये सब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि कॉम्पिटिटर भी आ गए, जिसके कारण उसकी मार्केट में डिमांड कम हो गई उसकी आइसक्रीम की। शी लॉस्ट सम हर मार्केट शेयर ऑफ कॉम्पिटिटर। मतलब उसका कुछ मार्केट में जो उसका लोग आइसक्रीम लेते थे वो भी चला गया। शी इज बिगनिंग अ समर सीजन, है ना, एट द बिगनिंग ऑफ समर सीजन गेट बैक to back order to supply 4000 आइसक्रीम पैक ऑफ द डिफरेंट फ्लेवर फॉर द स्पेशल ओकेजन। ठीक है, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई उसके पास बार बार क्या हुआ, बैक टू बैक ऑर्डर आ गए आइसक्रीम्स के। अब उसने सोचा कि इतनी सारी आइसक्रीम्स के ऑर्डर आ गए हैं, उन्हें टाइम पर डिलीवर करना है, तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने कुछ एडिशनल वर्कर को हायर किया। शी वॉज थस टू द प्रोड्यूस एंड डिलीवर द आइसक्रीम एट द हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। अब उसने कुछ एम्प्लॉय को हायर किया तो जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो गई, लेकिन उसने पूरा काम कंप्लीट किया और अपनी डिलीवरी पूरी कर दी। अब ये सब तो अच्छी बात है कि उसकी डिलीवरी चली गई, मतलब पूरी हो गई, पूरी आइसक्रीम का जो ऑर्डर मिला था उसे पूरा हो गया। लेकिन इन सब के बाद भी मीता ने रियलाइज किया शी वॉज इग्नोरिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, इस पूरे केस में मीता ने ये रियलाइज किया कि उसने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस कर दिया है। तो वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है? वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों इफिशिएंसी। क्यों? जब आप कम पैसों में अपना काम पूरा कर देते हो सही समय पर, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इफ़िशियंट होना। तो उसने इफ़िशियंसी से काम नहीं किया क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, तो उसको इसका पता चला कि वो इफ़िशियंसी से काम नहीं किया। ऑल्सो एक्सप्लेन द सेम द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना है, तो आप इसी का एग्जाम्पल लिख देना कि 4000 आइसक्रीम के उसको ऑर्डर आए थे। उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, कुछ लोगों को हायर किया। जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो भी इंक्रीज हुई, जिससे क्या हुआ, ऑर्डर तो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑर्डर पूरा हुआ है वो इफेक्टिवनेस के साथ पूरा हुआ है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? मतलब आपने पैसा ज़्यादा लगा लिया, आपने ऑर्डर पूरा कर लिया, लेकिन आपने
काम जो हुआ इफ़िशियंसी से नहीं हुआ, आपके पैसे ज़्यादा लग गए। तो जब इस तरीके से काम होता है तो उसे कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम होना। और जब हम काम पूरा करते हैं मिनिमम कॉस्ट में समय पर तो उसे कहते हैं इफ़िशियंसी से काम पूरा होना। तो यहाँ पर उसने इफ़िशियंसी को इग्नोर किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। फ्लाई कलर लिमिटेड ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग कलर प्रोड्यूसिंग कंपनी। ठीक है ना, कलर को प्रोड्यूस करती है ये कंपनी। द कंपनी डील इन मार्केट डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर यूज्ड इन पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग में जो कलर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसे वो यूज करती है। द ऑर्गेनाइजेशन has always been systematic in its approach and due to good organization have seen a continuously increase in the revenue। ये organization बहुत अच्छे से काम कर रही है और इसका जो revenue है ये continuously increase हो रहा है। worker are given their respective job clearly which lead to gaining the experiences they do their respective job of regular basis leading to high productivity। मतलब यहाँ पर सभी जो एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं उनकी जो काम करने की उनकी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे क्लियरली बताया गया है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैनी चैलेंजेस एंड वांट टू अप्रूव। देयर इज नो डाउट इन द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरीवन नोन हु हैज़ टू रिपोर्ट टू whom। मतलब यहाँ पर जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति को पता है कि किसको किसे रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब क्या है, with the passage on time there is more need to connect with the employee। they are most important assets to the organization। when manager delegate work to their subordinate they set themselves free for routine job and this lead to great amount of the learning of the subordinate in the practical situation। identify and explain the importance of organization that have been highlighted in the above case। तो देखो यहाँ पर जो importance बताए गए हैं तो benefit of specialization, सेकेंड बताया गया है क्लियरिंग, वर्किंग रिलेशनशिप एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस बताए गए हैं अबव केस में। तो आपको इन इंपॉर्टेंस के अलावा भी यदि कोई इंपॉर्टेंस दिखते हैं तो आप उन्हें लिख सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। समीक्षा इन क्लास 12th स्टूडेंट हैविंग बिजनेस स्टडीज एज फॉर हर सब्जेक्ट आफ्टर स्टडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज वन ऑफ द चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज शी ट्राई टू अप्लाई द एक्वायर नॉलेज ऑफ परचेजिंग एंड यूजिंग ऑफ द गुड्स। ठीक है, समीक्षा एक बच्ची है 12th क्लास की, उसने बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर पढ़ा। कौन सा चैप्टर पढ़ा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब उसे पढ़ने के बाद उसने सोचा कि मैं क्यों ना मार्केट जाऊं और अपना कुछ प्रोडक्ट खरीदूं और उसके बारे में जानकारी लूं। तो उसने सोचा कि वो एक ब्रेड मेकर खरीदेगी। तो उसके लिए वो मार्केट गई, उसने तरह तरह के ब्रेड मेकर के ब्रांड्स देखे। उन सबको देखने के बाद उसने एक ब्रेड मेकर को चॉइस किया कि मैं ये ब्रेड मेकर खरीदूंगी। इसके बाद वो नियर मार्केट में गई और उसे खरीदा। अब उसे खरीदने से पहले उसने सभी चीज़ें चेक करी। क्या क्या चेक किया उसने? सभी चीज़ें कि जो स्टैंडर्डाइजेशन मार्क होता है उस पर वो लगा है कि नहीं, नेगोशिएटेड द प्राइस, प्रिंटेड ऑफ लेबल, चेकिंग द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आज द गारंटी एंड वारंटी ऑफ प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ों की उसने वहाँ पर दुकानदार से जानकारी ली। इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर सेटिस्फाइंग द ऑल कंसर्न इन्फॉर्मेशन परचेज अ ब्रेड मेकर। उसके बाद सभी चीज़ों से सेटिस्फाइड होने के बाद उसने ब्रेड मेकर परचेज किया और उसने क्या किया? कैश मेमो लिया। कैश मेमो मतलब जो उसने खरीदा है उसके लिए जो रिसिप्ट मिलती है वो लिया और अपने घर ले आई ब्रेड मेकर और बढ़िया अच्छी ब्रेड बनाकर अपनी फैमिली को खिलाई। अब ये बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि इसने, देखो पॉइंट जो है मेन, आपको ये बताना है समीक्षा हैज फुलफिल्ड मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर व्हाइल परचेजिंग एंड यूजिंग द ब्रेड। नहीं, इसमें एक लाइन है, ये और पढ़ते हैं। शी केयरफुली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग ऑफ द ब्रेड मेकर स्टेप बाय स्टेप सक्सीड इन मेकिंग अ आटा ब्रेड। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं समीक्षा हैज फुलफिल मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर व्हाइल परचेजिंग द यूजिंग ब्रेड मेकर। दूसरा क्या है?
स्टेट एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल बाय द समीक्षा बिसाइड आस्किंग द कैश मेमो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो समीक्षा है उसने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी ये तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी और है जो कैश मेमो के अलावा वो पूरी कर सकती थी। तो देखो, इसमें जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कैश मेमो ले लिया उसने। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उसकी? लर्न अबाउट द रिस्क। ठीक है ना, उसने रिस्क के बारे में पढ़ा, किसे कैसे यूज करना है ना। उसने रीड ऑल लेबल केयरफुली, जितने भी उसमें लेबल्स लगे हुए थे उसे केयरफुली पढ़ा, जैसे उसका नेट वेट कितना है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, वो सब पढ़ा। उसके बाद उसने क्या किया? एंश्योर अबाउट फेयर डील। ठीक है, मतलब उसे सही कीमत पे ब्रेड मेकर मिल जाए, उसके बारे में इंश्योर किया। इसके बाद उसने क्या किया? क्वालिटी एश्योरेंस। ऐसा नहीं है कि घर ले गए और टूट गए, तो क्वालिटी एश्योरेंस भी उसने किया। तो ये सब चीज़ें की, मतलब कैश मेमो तो लिया ही लिया, ये सब चीज़ें भी उसने की जो हमें यहाँ पर बतानी थी। क्लियर? Amit was joined manufacturing firm as a worker. He has recently started working a shop floor. The management is quite liberal and has to allow the worker to form of cricket fan club. ठीक है, यहाँ पर अमित ने एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म ज्वाइन करी और क्या काम था उसका? शॉप फ्लोर पर उसका काम था। अब जो मैनेजमेंट था बहुत लिबरल था और उन्होंने जो वहाँ के वर्कर्स थे उनको क्रिकेट फैन क्लब ज्वाइन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, द वर्कर असेंबल एंड प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग हिज देयर वर्क। मतलब क्या करते थे जो एम्प्लॉय थे, सुबह काम करते थे और शाम को उनका मन होता था तो घर जाने से पहले 1 आध घंटे वो क्रिकेट खेल लेते थे। द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू चेंज द स्केड्यूल of the workers but they are unsure about the reaction of the worker। अब मैनेजमेंट चाहता है कि वो जो क्रिकेट शाम को खेलते हैं उसका टाइम थोड़ा चेंज किया जाए, बट वो डर रहे हैं कि पता नहीं एम्प्लॉय कैसा रिएक्शन देगा। थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर आर सिंसियर लाइक अमित, yet to management is the concern about their companies of cricket fan club। Identify and explain of the type of organization of cricket fan club। देखो भैया, 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहाँ पे आपको क्रिकेट खेलने को नहीं मिलेगा, बस आपको वहाँ जाना है, काम करना है और वहाँ से वापस आ जाना है। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कराती रहती है। तो अब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहाँ पर होती है? वो होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका आंसर क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? ऑल्सो गिव द डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिसएडवांटेज बताने हैं। तो पहला तो डिसएडवांटेज क्या है? इनएफिशिएंट, मतलब ये समय पर काम नहीं पूरा करती हैं। सेकंड है मिसलीडिंग एम्प्लॉय, एंड थर्ड है डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मन से मतलब आपने यदि और पढ़े होंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज तो आप लिख सकते हैं। तो देखो, इनएफिशिएंट मतलब समय पे काम पूरा नहीं करना। सेकंड, मिसलीडिंग एम्प्लॉय, मतलब जब आपस में बैठेंगे तो फालतू की बातें भी करेंगे, रूमर्स फैलाएंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर? लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू है। Caretake is a company which deal with the providing car service at home on road. They are different department like human resources, marketing, finance, research and development and operation. The top management of company try to level best to synchronize the activity of the different department। समझ गए यहाँ तक? मतलब एक कंपनी है वो चाहती है कि जो वो सभी तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है और वो चाहती है कि सभी डिपार्टमेंट आपस में सिंक्रोनाइज तरीके से काम करे, है ना। अब द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ट्राई टू लेवल, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया, द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इफिशियंसी एंड द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स। हाउएवर विद द पासिंग अ टाइम ऑफ साइज ऑफ द company has grown and now the many branches
आर ओपन इन कंपनी। इससे क्या हुआ, जब कंपनी अच्छे से काम कर रही थी तो बहुत सारी ब्रांचेज और ओपन हो गई। द सिंक्रोनाइजेशन हैज टर्न मोर इंपॉर्टेंट विद द इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ कंपनी एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। जैसे ही कंपनी का साइज बड़ा हुआ, सिंक्रोनाइजेशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द कंपनी आर स्पेशलिस्ट ऑन देयर रिस्पेक्टिव एरिया एंड द टॉप मैनेजमेंट ट्राई टू वर्क विद द them not to authority but the respect their views and subject। तो यहाँ पर सभी लोगों ने अपने व्यूज देकर काम करना चाहा। their ego clash is avoided to the ensure smooth functioning and the organization। तो यहाँ पर उनके ईगो क्लैश भी नहीं होने चाहिए, ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन उन्होंने सोचा। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट अबव, ऑल्सो गिव द टू बेनिफिट हाईलाइटेड अबव पैराग्राफ। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अपनाया गया है वो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन का। कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया गया है? कोऑर्डिनेशन का। अब इसके बेनिफिट, कोई से भी आप 2 बेनिफिट लिख देना जो आपको याद आ जाए। क्या है? जैसे ग्रोथ इन साइज, स्पेशलाइजेशन। तो ये आप 2 इंपॉर्टेंस लिख लेना। देखो मेन जो प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को, ये इंपॉर्टेंस डिसएडवांटेज ये लिखने में नहीं आती, मेन आती है उसको पूरे जो केस है उसको समझकर ये बताने में कि इसमें किसकी बात की गई है। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात की गई है, अब आपने कोऑर्डिनेशन की जगह कुछ और लिख दिया और यहाँ पर उसके 2 बेनिफिट लिख दिए तो आपको मिलेंगे घंटा मार्क्स, 0 मार्क्स। ठीक है ना? तो आपको हमेशा केस को पकड़कर उसके बारे में अच्छे से समझना है कि वो किसकी बात कर रहा है और फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो पूछे गए हैं वो लिखना है। तो आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन हो गए। अब अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। बाय बाय।